तो आज का क्लास होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग है कि हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। मतलब कि जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे या कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या होगा ना कि एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है। ए बॉडी बी बॉडी को चेस कर रहा है, तो बी बॉडी इधर मूव कर रहा है, ए बॉडी भी इधर मूव कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जा रहा है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि ए बॉडी है ना, बी बॉडी को ऐसे करके पकड़ लिया, या ए बी बॉडी है ना, ए बॉडी से ऐसे करके भाग गया। ठीक है ना, तो वन स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन के बारे में बात हो रहा है। आपको मालूम है कि जब टू डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया, है ना। तो यानी ये दोनों हो गया। अब इसमें कौन सा मोशन होता है? एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप पढ़ोगे, फिर सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, क्यों टू डायमेंशन हो गया? क्योंकि यहां एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि बॉडी मूव करती है तो ये प्लेन पे मूव करती है, नॉट अलोंग द लाइन। ठीक है, तो जब प्लेन में मूव करती है तो इसका कंपोनेंट दोनों एक्सिस की तरफ रहता है, एक्स एक्सिस की तरफ भी, वाई एक्सिस की तरफ भी। सर्कुलर मोशन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन भी बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही एक्ट करता है, एक कर्व की तरह ही इसका इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो दोनों में, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखो कर्व का इक्वेशन आएगा, सर्कुलर मोशन में भी कर्व का इक्वेशन आएगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन में कैसा इक्वेशन? तो बिल्कुल आता है इक्वेशन। अगर आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तो आपको मिलेगा एक कर्व का इक्वेशन, सर्कुलर इक्वेशन। तो मोशन इन 3D क्या पढ़ना है? थ्री डायमेंशन में क्या पढ़ना है? थ्री डायमेंशन में हमको पढ़ना होता है रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन कैसे थ्री डायमेंशन में आएगा? तो सपोज करो कि दो इस पेन में, एक ये यहां पे एक बॉल बांध दिए, एक यहां पे बॉल बांध दिए। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है ऐसे करके। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? बोलो। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये दो एक्सिस को संभाल रहा है, एक्स वाई। अब ये ऐसे रोटेट करेगा तो फिर ऊपर वाला एक्सिस और नीचे वाला एक्सिस को ना ऐसे रोटेट करेगा तो फिर दूसरा एक्सिस, है ना। तो ये यानी यहां पर हम रोटेशनल मोशन में, रोटेट जब कर रहा है बॉडी, नॉट सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, वेयर सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन प्लेन बट रोटेशनल मोशन इज कंसिडर्ड इन थ्री डायमेंशन। तो रोटेशनल मोशन हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशन में घूमता है। जैसे अपना अर्थ को ही देख लो, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है ना, तो पूरे तरह से ये थ्री डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D है। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो टू डायमेंशनल रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो थ्री डायमेंशनली रोटेट कर रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, जहां नहीं समझ में आए वहां पे एक बार पूछ लो। और यूट्यूबर्स को, जो मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं कि पॉज करके देख लो और उसी में लिंक में ही कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लिया करना। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो, अभी तक तो समझ में आ रहा है, सुनते आए हैं कि डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू आ रहा है उसका न्यूमेरिकली, और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन बेसिकली एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस में जहां पर
आप ए पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव किए, ए से डी तक था मान लो कि 10 मीटर, फिर डी से आप वापस घूम गए सी पर आ गए जो कि था 5 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे ना कि आप डिस्टेंस कितना कवर किए हो, तो आप बोलोगे 10 और फिर वापस पीछे घूमे तो 5 यानी 15 मीटर। ओके, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछेंगे, यानी डिस्टेंस होता क्या है, AD प्लस DC, AD प्लस DC। समझ में आ रहा सबको? डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ AC होगा। इनिशियल ये है इनिशियल पॉइंट, शुरुआत का पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक काइंड ऑफ डिस्टेंस है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, ए और सी के बीच में। जबकि डिस्टेंस जो था ए से डी, डी से सी, ये शॉर्टेस्ट नहीं था, ये तो लॉन्गेस्ट रूट था ना। तो यही समझ लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया AC, AC इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर। तो इससे ये पता भी चल रहा है, इससे ये हमें पता भी चल रहा है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक कंपैरिजन करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्यों? यहां तो देख ही लिए, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज 15 मीटर वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। हाँ, एक जगह बराबर भी हो सकता है कि अगर सपोज करो कि हम मूव ही नहीं किए थे, वापस बैक मूव ही नहीं किए, हम सिंपल A से D तक चले थे। तो जब हम A से D तक चले तो हमारा डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 10 मीटर। तो ये एक केस है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसीलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो नहीं, एक ऐसा भी केस है कि जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, वो ये वाला केस था। किसी को डाउट? कुछ भी? आयुषी, शुरू करते हैं लेक्चर। तो अब टॉपिक आएगा क्या, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। एक सिंपल, नॉट एवरेज वेलोसिटी, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। अभी सिंपल स्पीड और वेलोसिटी का बीच का डिफरेंस हम बता रहे हैं। जहां स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड याद रखना, हम डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला m0L(t-1). हमेशा 3 चीज लिखना होगा फॉर्मूला। अगर डेफिनेशन स्पीड का मालूम है तो वो भी लिखो, डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, उसका यूनिट लिख दो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन टाइम भी बोल दो तो ज्यादा बेटर है, एक अच्छे तरीके से लिखते हैं, चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बदलाव, क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा? तो लिखेंगे यहां पे x से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, x से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो xi होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत में तुम कितने दूर पर थे? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। बाद में तुम कहां पर आ गए? ठीक है, x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, m0L
t-1। किसी को कोई दिक्कत इतने में, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बोलो बोलो। अब हम बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या होगा। तुम लोग को लग रहा हो कि क्या लिख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या इसमें आएगा। हम बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन तुम लोग सोचे नहीं कि हाँ ये चीज तो हमको भी नहीं आता था अब तक। बताएं क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम बताते हैं। तुम लोग सोचोगे कि एक्स सर मान लीजिए एक बॉडी है, यहां से मूव किया 15 से लेकर के 25 तक, है ना। तो सर हम ये नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर टी अभी बॉडी मान लो 0 से मूव कर रही थी, ठीक है, 0 से 15 मीटर तक मूव की, ठीक है, फिर 15 से 25 मीटर तक मूव किया। तो हमको बोलना है कि ए बी सी, बी सी के दौरान फ्रॉम मोशन इन बी टू सी वेलोसिटी कितना है। तो मान लो यहाँ टी 0 से शुरू हुआ था, यहाँ 5 सेकंड लगा, यहाँ 10 सेकंड लगा। तो हम तो ये कहेंगे ना कि फाइनल हो गया 25, इनिशियल था 15, यहां था 10, यहां था 5, है ना। तब आंसर बोलेंगे कि 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फिर कोई बोलेगा कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखते ना, अभी बी से सी का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं 10, और टाइम सर गैप देख रहे हैं ना, टाइम देख रहे हैं सर 5 सेकंड, खत्म हो जाता। ये वही चीज लिखा गया है, लेकिन यहां पक्का पक्का बताया जा रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया है। यहां पे अब एक नया वर्ड आएगा और आपके लाइफ में, आपके लाइफ को पूरी तरह से झकझोर देगा, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिंदगी को देखने का नजरिया एक वर्ड है, उसी तरह से मोशन को देखने का नजरिया, किस नजर से आप देख रहे हो। आप देखोगे कोई बोलेगा कि सर जानते हैं बॉडी यहां से शुरू था, ए से, जब बॉडी रेस्ट में था, फिर बी तक मूव किया 15 मीटर 5 सेकंड में, फिर सर बी से सी तक मूव किया, टोटल ए से सी तक हो गया 25 मीटर सर, 10 सेकंड लग गया है। तो बी से सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट था 25 माइनस 15 यानी 10 मीटर, और टाइम लिया 10 माइनस 5 यानी 5 सेकंड सर, ठीक है सर। फिर कोई बोलेगा, अब उसी में विमल बोलेगा नहीं सर एक्चुअली ना बॉडी यहीं से हम मानते हैं मूव किया, टाइम लिए यहाँ पे 0 इसी को मान लेते हैं, शुरुआती यहीं से किया होगा, इसको सर छोड़िए मिटाइए। हम बोले चलो ठीक है सर, इसको यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगा, सिर्फ हम यहाँ से यहाँ पूछ रहे हैं सर, ए से सी तक का नहीं पूछेंगे, ए से सी तक का निकाल रहे हैं आप और ए से बी का माइनस कर रहे हैं, ऐसे चालाकी मत करिए। टी 0 से टी 5 सेकंड तक गया, और यहाँ 15-25 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ 10 मीटर मूव किया, काम खत्म सर। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस विमल ने बदल दिया। विमल ने क्या लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको ले लिया, इसी को टाइम t0 ले लिया, डिस्प्लेसमेंट x इनिशियल 0 कर दिया, तभी 10 माइनस 0 5 माइनस 0 हो रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि यह हर चीज को निगेटिव, हर चीज को पॉजिटिव फॉर्मूला में बदलाव ला सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि यहां से आदित्य ने एक बॉल फेंका, ऊपर बॉल फेंका, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जी क्या लेते थे हम लोग? नेगेटिव। सही बात है भाई, तुम्हारा जी यहां पे होता है, आप इससे दूर भेज रहे हो तो जो जी नेगेटिव लेंगे। बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी पॉजिटिव। सही है। अच्छा मान लो कि यहां ऊपर बैठा हुआ है दीपक, दीपक को क्या लगेगा कि बॉल उसकी तरफ आ रहा है। तो अगर हम दीपक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, मतलब दीपक को ओरिजिन मान ले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान ले, तो दीपक के लिए तो बॉल दीपक की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए जी पॉजिटिव हो जाता है, और उससे जब दूर जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है बॉल, तो जी निगेटिव हो जाता है। तो यानी प्रॉपर थिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही चेंज कर सकता है। तो बेसिकली हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। समझाने का मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हम हमेशा बोलेंगे, आप लोग को हमेशा देखेंगे, हमेशा पूछेंगे कि क्या लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इनिशियल पॉइंट किसको लिए हो, 0 कहां से ले रहे हो। पर ये हर जगह हाँ बोलो,
जी नेगेटिव यहाँ पे, जब हम यहाँ पर हैं, जमीन पर है, सरफेस पे, सरफेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे ना, कि कोई ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सरफेस इज ओरिजिन। आप इशिता मान लो कि एक रेलगाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, एक रेलगाड़ी में श्रेया बैठी हुई है, एक रेलगाड़ी में मम्मी बैठी हुई है, ठीक है, दोनों का स्पीड मान लो कि ट्रेन का साथ साथ चल रहा है, तो क्या लगेगा, श्रेया को लगेगा कि स्पीड दोनों ट्रेन का बराबर है। बट तुम अगर बाहर खड़ी हो, ठीक है, फील्ड में खड़ी हो और दोनों ट्रेन को पास करते हुए देख रही हो, हाथ से बाय बाय कर रही हो, टाटा कर रही हो, तो ट्रेन को बोलोगी ना कि बहुत फास्ट मूव कर गया ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा ले रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए इस पर्सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो उसके नजरिए से स्पीड ट्रेन का कुछ और है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर किसी और पर्सन को लेंगे जो बाहर खड़ा है, फील्ड में खड़ा है, तो उसके लिए ट्रेन का स्पीड कुछ और होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नजरिया एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा, उस लेक्चर को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे एक बार फिर, बट इतना अभी समझ में आ रहा होगा कि अच्छा कुछ अपना पोजीशन, इनिशियल पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का वैल्यू बदल जाता है, आंसर सेम आएगा लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज होने लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव यही सब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि अब शुरू कर रहे हैं तो हम आते हैं एवरेज पर। पहला, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इसका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से समझो और याद करो कि एक न्यूमेरिकल दिए थे हम, और वो क्या था न्यूमेरिकल? याद करना अच्छे से, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी में आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कितनी दूरी तय कर रहा है। तो B से C कितनी दूरी तय कर रहा है? तो वही करेंगे हम, x फाइनल x इनिशियल, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल। टाइम कितना लिया? t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना। यही डिस्प्लेसमेंट हुआ और यही टाइम टेकन हुआ, है ना। तो यहां पर x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल करेंगे, तो जो दो का डिफरेंस है ना, दो क्वांटिटी का डिफरेंस है जो डिस्प्लेसमेंट में, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा x, और ये टाइम को डेल्टा t से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी का प्रॉपर फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। अगेन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज द सेम, बट डेल्टा x बाय डेल्टा t का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सम डेल्टा का मतलब होता है चेंज और डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और इसका चेंज इन टाइम। तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन लिख रहे हो या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, तो बात बराबर ही है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आप B से C कंसीडर करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनिशियल ही करके निकालोगे, ठीक है ना। अगर हम पूछेंगे कि एक बॉडी A पर था और B पर था और C पर था, तो B से C तक का एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप बोलोगे ना x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। उतना ही टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है B से C तक, B से C तक सिर्फ, और टोटल टाइम भी B से C तक कितना लिया है, डिफरेंस करके ही पता चलता है। तो यही चीज है। अब टोटल एवरेज स्पीड भी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम कई बार दिए भी हैं ये क्वेश्चन, कि सपोज करो एक बॉडी है जो A से C से B मूव कर रहा है, C इज द मिड पॉइंट, यानी
अगर टोटल डिस्टेंस x है तो ये x/2 है और ये x/2 है, ठीक है। इतना का स्पीड है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया है। यूनिट चेंज नहीं करना है तो मीटर पर सेकंड लिख देता है। और ये वाला 60 मीटर पर सेकंड। तो कैन यू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? या एवरेज स्पीड फाइंड करो, पहले एवरेज स्पीड फाइंड करके दिखाओ, बताओ। एवरेज वेलोसिटी का कुछ अलग से निकलेगा, एवरेज स्पीड फाइंड करो पहले। फाइंड करो एवरेज स्पीड। इसीलिए फाइंड करके दिखाओ आप लोग। तो यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है। फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x/2 और x/2, x ही हुआ। टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? यहां से t1 लेगा, यहां t2 लेगा। अलग अलग है क्योंकि स्पीड अलग अलग है, इसीलिए टाइम भी अलग अलग लेगा। तो ऊपर में हो गया x, और t1 इक्वल टू क्या होता है हमको मालूम है ना। इस t1 इक्वल t टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम t1 इक्वल टू होगा डिस्टेंस ac बाय स्पीड 40। ac कितना है? x/2 बाई 40। t2 कितना होगा? cb बाई 60, यानी x/2 बाई 60। तो यहां लिखो x/2 इंटू 40, x/2 इंटू 60। यहां पर आ गया x/80, x/120। यहां पर ले लिए 240, 3x 2x, ऊपर में x, x इंटू 240 बाई 5x, x कैंसिल, कितना है आंसर? 48 मीटर पर सेकेंड। आया ना? दिख रहा है सबको 48 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राफ में वो नहीं देखेंगे, आज सिर्फ देखेंगे नेचर। तो नेचर ऑफ ग्राफ फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। ठीक है ना? तीन चीजों पे देखेंगे। नेचर ऑफ ग्राफ फॉर एवरेज, फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी पे कौन सा कर्व होगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम।
यहाँ टाइम ले लो एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले लो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर डिवीजन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ, सपोज करो ये 1 मीटर है, 2 है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। एक गाड़ी चल रही है जो 1 सेकेंड में 0 से शुरू हुई, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर है, दूसरे सेकेंड में 6 मीटर पर है, तीसरे सेकेंड में 10 मीटर पर है। ठीक है, तो तीसरे सेकंड में और ऊपर चली गई है, सपोज करो 12 मीटर पर है। तो ये ग्राफ ऐसे 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 जाएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया किसका ग्राफ, पॉजिटिव वेलोसिटी का। यहां लिख देते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 सेकेंड था तो 2 मीटर था, 2 सेकेंड था तो 6 मीटर था, 3 सेकेंड था तो 12 मीटर था। ये पॉजिटिव वेलोसिटी के ग्राफ था। अब नेगेटिव का दिखा रहे हैं। मान लो कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है बॉडी ओरिजिन से चलना, सपोज करो नहीं, बॉडी 6 मीटर पर थी। ठीक है, शुरू से ही पीछे की तरफ आना शुरू की है, 1 सेकेंड में 4 मीटर के पास आ गई, 2 सेकेंड में 2 मीटर के पास आ गई, 3 सेकेंड में 1 मीटर के पास आ गई, 3 सेकेंड में 0 ही समझ लो। ठीक है, चौथा सेकंड में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मान लो, निगेटिव भी होता है, तो -2 पर आ गई। तो ये जो ग्राफ है ना, इधर से इधर जा रहा है टाइम के साथ, ये हो गया निगेटिव वेलोसिटी। मतलब कि अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ टाइम के साथ, टाइम निगेटिव होगा जी? कभी नहीं होगा। टाइम कभी भी निगेटिव इधर नहीं जा सकता है, टाइम हमेशा इधर ही बढ़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। कभी होता है कि -10 सेकेंड में चले गए, नहीं। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव हो टाइम के साथ तो वो निगेटिव वेलोसिटी होता है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हो टाइम के साथ तो पॉजिटिव वेलोसिटी होता है। मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, x फाइनल माइनस x इनिशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव वेलोसिटी। कभी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करो, अगर ये डिफरेंस है ना नेगेटिव आ रहा हो तो नेगेटिव वेलोसिटी है, और डिफरेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी। टाइम नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर से कोई मेरा रिलेशन नहीं है। ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ न्यूमरेटर हम देखेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल पॉजिटिव होगा पॉजिटिव वेलोसिटी में, x फाइनल माइनस x इनिशियल नेगेटिव होगा नेगेटिव वेलोसिटी में। ठीक है, ये है। अब इतना देख लेने के बाद फिर हमको और पता चलेगा, आगे क्या पता चलेगा कि एक आता है जीरो वेलोसिटी भी। जीरो वेलोसिटी मतलब रेस्ट में रहेगा बॉडी, x फाइनल और x इनिशियल दोनों सेम हो, यानी डिफरेंस 0। अगर 5 और x फाइनल भी 5 है और x इनिशियल भी 5 है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0। तो वहां पे कौन सा वेलोसिटी आता है? जीरो वेलोसिटी। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी। हाँ पूछो। जीरो वेलोसिटी हुआ मतलब कि बॉडी 4 मीटर पर है 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर पर है, तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर पर, चौथे सेकंड में भी 4 मीटर,
5वें सेकंड में भी 4 मीटर, यानी तुम खड़ी हो ना एक जगह पे चुपचाप। क्या प्रिया, तुम एक जगह पे खड़ी हो गई हो, टाइम बीतते जा रहा है, तो तुम रेस्ट कर रही हो कि चल रही हो? रेस्ट में कर रही हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारा वेलोसिटी 0 है, खत्म। समझ में आया ना? टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव है ना। तुम पीछे चल रही हो, तुम जैसे चल रही थी अब तुम पीछे की तरफ चल रही हो। नहीं, रेस्ट कहां से होगा? तुम पीछे चलोगी तो पीछे चलना कहलाएगा ना कि हाँ पीछे की तरफ कदम रख रहे हैं, पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, जहां शुरू में थे उससे पीछे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कम हो रहा है ना, तो निगेटिव वेलोसिटी हो रहा है ना। कम वेलोसिटी को निगेटिव वेलोसिटी नहीं कहते हैं, सीधा अगर डायरेक्शन निगेटिव हो जाए तो निगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन निगेटिव पे निगेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कम चलने लगी, धीरे चलने लगी तो निगेटिव वेलोसिटी से चल रही हो, नहीं नहीं, वो बाद में बताएंगे, वो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है उसमें। तुम जब निगेटिव जा रही हो, मतलब तुम मान लो घर से निकलना शुरू की स्कूल तक, लेकिन तुम अचानक पीछे मुड़ने लगी, घर की तरफ वापस आने लगी, तो यानी निगेटिव वेलोसिटी के साथ आ रही हो। और अगर स्कूल की तरफ जाती तो पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ। समझिए? इसीलिए देख रही हो ना, 6 4 2 0 -2। अब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, पीछे की तरफ आ रहा है ना, तो निगेटिव वेलोसिटी हो गया। और बढ़ रहे थे लगातार, टाइम के साथ बढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ। बताओ, क्लियर है ना? आज का लेक्चर में कहीं